एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई, हरियाणा के जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, चाहे गेस्ट टीचर हो, उनके लिए गुड न्यूज कहूंगा मैं। ट्रांसफर ड्राइव, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 आई है। इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या है, बाकी डिपार्टमेंट से कैसे अलग है, पहले पॉलिसी क्या थी, अब पॉलिसी क्या है, किसको फायदा है, किसको नुकसान है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर होगी क्योंकि काफी लंबी पॉलिसी है, एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप टीचर हो, चाहे आप, पहली बात तो है कि किसके ऊपर लागू है, तो जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी और प्रिंसिपल हेडमास्टर सभी के ऊपर लागू है, जो भी टीचर कैडर का जो कैडर है। लेकिन कौन सा कोर पोस्ट, एक होती है नॉन कोर पोस्ट, दोनों आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझ जाओगे। तो सबके ऊपर है ये, नॉन कोर पोस्ट के लिए अलग पॉलिसी आएगी। ठीक है जी, ये है कोर पोस्ट के लिए। तो देखो, ट्रांसफर पॉलिसी 2025, ठीक है जी। सबसे पहली बात क्या है, इससे पहले जो पॉलिसी थी वो 2023 की पॉलिसी होती थी, ये वाली। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 बाय रिपेलिंग द टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 इश्यू इन डेट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एक्ट। सरकार ने 2025 की जो पॉलिसी उसको अप्रूव किया है, जो कि 2023 वाली जो पॉलिसी थी उसको एक तरीके से कह सकते हो रिप्लेस करेगी। ठीक है जी। अब आ जाओ, इसका विजन क्या है, ये तो सबको पता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है भाई टीचर्स की जो है ना कह सकते हैं भाई इक्वलिटी मिले, सभी को पारदर्शिता हो, ये सब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कर पाए, ये सब चीजें हैं कि भाई टीचर्स का सेटिस्फेक्शन जो है जरूर हो इसमें, और पारदर्शिता हो, ये तो विजन हो गया इसका। अब बात है एक्सेप्टेबिलिटी, नहीं सॉरी एप्लीकेबिलिटी। दिस पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल, यानी कि किसके ऊपर लागू होगी, ऑल टीचर्स वर्किंग ऑन कोर पोस्ट इंक्लूडिंग द टीचर वर्किंग ऑन नॉन कोर पोस्ट। ठीक है जी, for which the respective teacher deploy policies mandate permit participation under this policy in the department of school education हरियाणा। अब जी आप तो कह रहे थे कि कोर पोस्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर देखा नॉन कोर पोस्ट। देखो, नॉन कोर पोस्ट कौन सी है वो इसमें बताई गई है, लेकिन जिनके नॉन कोर पोस्ट जिनके ऊपर लागू नहीं है वो आपको आगे पता चलेगा। कोर पोस्ट कौन सी होती है वो ज्यादातर को पता है, नहीं पता तो अभी आगे पता चल जाएगा कौन सी होती कोर पोस्ट। आ जाओ, ये बताया इसमें, दिस पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल ऑन द कैडर्स मेंशन इन द एनेक्सर 2। पहले एनेक्सर 2 ही देख लेते हैं जिनके ऊपर ये लागू है पॉलिसी। तो आ जाओ, एनेक्सर 2 पे लेके चलता हूं मैं आपको। मैंने एक दिन में एक स्क्रीनशॉट भी डाला था, वो बताऊंगा क्या था, वो भी इसी पॉलिसी का पार्ट था। देखो, एनेक्सर 2 ये है क्या, लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ हरियाणा, यानी मेवात कैडर के अलावा जो पोस्ट है, कैडर टू बी इंक्लूडिंग इन द ट्रांसफर ड्राइव, मतलब कि ये जो पोस्ट है ये सब इंक्लूड रहेंगी। कौन सी है, प्रिंसिपल हेडमास्टर हाई स्कूल का, पीजीटी या लेक्चरर बोल दो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे हैं, सारे पीजीटी, लगभग कोई नहीं छोटा। एक आधा छोड़ दिया तो मुझे पता भी नहीं, बाकी मेरे हिसाब से सारे हैं। पीजीटी हो गए। यहाँ पे देखो, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर है। फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या डीपी जिसको बोलते हैं। उसके बाद मास्टर ड्राइंग, इंग्लिश, फाइन आर्ट, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत और साइंस, सोशल स्टडी, उर्दू। आगे आ जाओ, हेड टीचर, हेड टीचर भी है। पीआरटी या जेबीटी बोलते हैं, या फिर पीआरटी और उर्दू, ये 40 तरह की पोस्ट है जो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की है। अब आ जाओ मेवात कैडर में, सेम वही है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर और बायोलॉजी वगैरह सारी सारी सेम टू सेम वही पोस्ट, यहाँ पे 38। वहां पे शायद 40 एक दो पोस्ट जो मेवात कैडर में नहीं होती होगी वो हटा दी होगी। तो इनके ऊपर ये पॉलिसी लागू होगी, ये ट्रांसफर ड्राइव में होंगे, और यही कोर पोस्ट है। अब कोर पोस्ट और डिटेल में डिफाइन होगा आगे। देखो, ऊपर चलो वापिस, एनेक्सर 2 मैंने दिखा दिया आपको। आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे, डेफिनेशंस क्या है। पहली तो बात समझनी है कि हमें डेफिनेशंस का मतलब है कि किस वर्ड को क्या समझा जाएगा, क्योंकि इसी से पॉलिसी चलेगी। सबसे पहली बात तो क्या, कि भाई ब्लॉक का मतलब क्या है, एन एजुकेशनल ब्लॉक अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि सरकार के द्वारा जो एजुकेशनल ब्लॉक, यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जितने ब्लॉक हैं, क्योंकि देखो वैसे तो हरियाणा में 22 जिले हैं, लेकिन अगर पुलिस के नजरिए से देखें तो हरियाणा में 24 जिले हैं। क्यों, क्योंकि सरकार ने 2 पुलिस जिले भी बना दिए, यानी कि हर डिपार्टमेंट का अपना अलग वो होता है। वैसे तो हरियाणा में ब्लॉक 143 के आसपास है, लेकिन हो सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1-2 ब्लॉक अलग से बना रखे हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो ब्लॉक का मतलब है एजुकेशनल ब्लॉक जो स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे हो। अब आ जाओ ब्लॉक्ड पोस्ट, यानी कि जो पोस्टें ब्लॉक रहेंगी उनका मतलब क्या है, मीन्स
द पोस्ट इन ए कैडर दैट shall not be included in the vacant post for transfer in transfer drive, यानी कि वो पोस्ट जो कि वैकेंट पोस्ट के तौर पे ट्रांसफर ड्राइव में नहीं शामिल की जाएंगी। बहुत सी पोस्टें ब्लॉक रखी जाती है ताकि एनीवेयर वाला बंदा वहां पे एडजस्ट किया जा सके। एनीवेयर मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, किसी को पता ना हो, उस तरह के बंदे पार्टिसिपेट करवाने के लिए बाद में ब्लॉक पोस्ट होती है। ठीक है जी। या फिर वो पोस्ट जहां पे बंदा, दो तरह की ब्लॉक पोस्ट होती है, ये भी ब्लॉक आएगी, वो कैप्ट बोल देते हैं उसको। अब मान लो इसमें, मान लिया अभी 1 साल कर दिया, 1 साल के बाद आप कर सकते हो अप्लाई करना चाहो तो, मिनिमम 1 साल। तो अगर कोई बंदा 2 साल से है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसकी पोस्ट ब्लॉक रहेगी, यानी कि वो ट्रांसफर ड्राइव में शामिल नहीं है वो पोस्ट, उसका मतलब है ब्लॉक पोस्ट। समझ गए मेरे हिसाब से, इससे आप समझ गए होंगे। आगे आ जाओ। कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब है आपका एसीएस। आ जाओ। कोर पोस्ट, जो मैं आपको कह रहा था कोर पोस्ट जो होती है वो क्या है? ऑल पोस्ट हेल्ड बाय टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, यानी कि वो पोस्ट जो टीचर्स ने सरकारी स्कूल में मतलब हेल्ड कर रखी है, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर होता है, एक्सेप्ट दोज डिफाइन इन नॉन कोर पोस्ट बिलो, यानी कि उन पोस्टों को छोड़ करके जो नॉन कोर पोस्ट डिफाइन की गई, आगे डिफाइन कर रखी है, यानी कि उन पोस्टों को छोड़ करके बाकी सभी कोर पोस्ट रहेंगी। कट ऑफ डेट है वो डिपेंड करेगा, कंप्यूटर अथॉरिटी लास्ट डेट बताएगी, वही कट ऑफ डेट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम टेन्योर देखा जाएगा, उसी डेट का स्कोर जनरेट होगा। डिपार्टमेंट का मतलब है एलिमेंट्री और सेकेंडरी। देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी और एलिमेंट्री दोनों, बोथ दोनों ही विंग है, वो उनका डिपार्टमेंट का मतलब वो रहेगा। ठीक है, यानी दोनों डिपार्टमेंट के, दोनों विंग के जो कर्मचारी है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है, तो इसका मतलब ये है। एलिजिबल टीचर का मतलब क्या होगा? एलिजिबल टीचर का मतलब होगा ए टीचर हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द जनरल ट्रांसफर ड्राइव बेस्ड ऑन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन दिस पॉलिसी। मतलब वो टीचर जो इस पॉलिसी में ट्रांसफर लेने के लिए पार्टिसिपेट करता है, डिक्लेयर करता है अपने आप को, वो एलिजिबल होगा, उसका नाम है एलिजिबल टीचर। ठीक है जी, आगे चलो। इफ एनी टीचर ऑक्यूपाई इन नॉन कोर पोस्ट वॉलेंटरी या मैंडेटरी participating in the general transfer drive, he shall be also considered eligible teacher for the purpose of this policy। यानी कि अगर कोई टीचर जिसने नॉन कोर पोस्ट या वॉलेंटरीली या मैंडेटरीली पार्टिसिपेट अगर उसमें करना है ट्रांसफर ड्राइव में, तो उसको भी एलिजिबल टीचर के रूप में समझा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पोस्टों ने टीचर्स ने नॉन कोर पोस्ट जो है वो ऑक्यूपाई कर रखी है, लेकिन वो कोर पोस्ट पे आ सकते हैं। बताऊंगा आगे, समझ जाओगे, क्योंकि यही टीचर नॉन कोर पोस्ट पे चला जाता है, यही कोर पोस्ट पे रहते हैं। वो डिपेंड करता है वो स्कूल में है या वो कहीं और जगह पे है। गेस्ट टीचर का मतलब जो टीचर्स 2019 वाली सर्विस एक्ट आई थी गेस्ट टीचर की, जो उस पॉलिसी के तहत डिफाइन है, वो गेस्ट टीचर रहेंगे। डेफिनेशन है गेस्ट टीचर की। अच्छा, इमीडिएट फैमिली का मतलब है, ये है समझने की बात भाई, यहाँ पे आएगी कंफ्यूजन, पहले बता रहा हूं क्या। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली होल्डिंग कॉमन परिवार पहचान नंबर इशूड अंडर द हरियाणा परिवार पहचान एक्ट 2021। मतलब इमीडिएट फैमिली का मतलब, क्योंकि आगे पॉलिसी में इमीडिएट फैमिली के नाम से कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। किसी की फैमिली में, मैंने जो स्क्रीनशॉट की जो मैं बात कर रहा था, मैंने टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पे डाला था। हाँ, अगर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। लगभग 22,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, जिसमें केवल और केवल कर्मचारी है, और कर्मचारियों के रिलेटेड वहां पे चीजें डालता हूँ। उसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें मैंने बताया था, अगर किसी एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली मेंबर्स को कुछ बीमारियां दिखाई गई थी, वो बीमारी है, तो उसको एक्स्ट्रा नंबर देंगे। तो अब वो फैमिली कैसे मानी जाएगी? तो वो फैमिली का मतलब यहाँ पे बताया गया है, इमीडिएट फैमिली का मतलब है वो फैमिली मेंबर जिनका कॉमन परिवार पहचान नंबर होगा, यानी कि जिन लोगों ने अपने माता पिता की फैमिली आईडी अलग करवा दी, अपनी अलग करवा दी, और उनके माता पिता को वो बीमारी है, तो उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो फैमिली आईडी इंप्लॉय की है, सेम फैमिली आईडी नंबर में जो सदस्य परिवार के शामिल है, सिर्फ उन्हीं को ही इमीडिएट फैमिली माना जाएगा। अगर किसी ने अपने अलग करवा रखी किसी की फैमिली आईडी, तो वो उस फैमिली का सदस्य नहीं माना जाएगा इस ट्रांसफर ड्राइव के लिए।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है कॉमन परिवार पहचान नंबर। अब कॉमन परिवार पहचान नंबर कब होगा, जब आपकी फैमिली आईडी में इतना होगा। अगर उसने फैमिली आईडी अलग करवा ली तो उसका अलग नंबर, फैमिली का हो आपका अलग नंबर। तो यहाँ पे जो कॉमन वर्ड है उससे पता चलता है कि उसका मतलब अलग वाले को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ बहुत सारे लोगों के साथ होगी। कईयों ने अपने मम्मी पापा के अलग करवा दी कि कहीं पेंशन ना कट जाए उनकी, बुढ़ापा पेंशन, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है आपका लड़का क्या करता है, बुढ़ापा पेंशन। लेकिन बहुत से लोग के सियाने ज्यादा होते हैं, वो कर देते हैं ऐसी गड़बड़ी। अब मेरे पास, मुझे पता है इसके बाद मुझे फोन और मैसेज भी आएंगे जी क्या किया जाए, कैसे होगा, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने फैमिली आईडी मर्ज करवा, होती है तो नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता। सॉरी। अब आ जाओ मिनिमम टेन्योर, मतलब कि मिनिमम टाइम कितना रखा गया है एक जगह पे इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। द टेन्योर ऑफ 1 ईयर, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, 1 साल, जिसने एट ए पर्टिकुलर यूनिट कोर पोस्ट इन स्कूल। ठीक है, यानी कि यूनिट का मतलब क्या है पता है। अब पहले तो क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट में 4-5 सर्कल बना रखे थे, एक सर्कल में 5 साल, फिर दूसरे में 5 साल, ऐसे था। अब क्या है, जो यूनिट पहले सर्कल होती थी या ब्लॉक, जो उसमें जो भी डिफाइन था, अब एक यूनिट का मतलब है एक स्कूल। यानी कि बंदा एक स्कूल में 5 साल, उसके बाद चाहे साइड वाले स्कूल में चले जाओ, उसी डिस्ट्रिक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्टिकुलर यूनिट यानी कि एक स्कूल में जिसने 1 साल कोर पोस्ट पे पढ़ा लिया, आफ्टर विच ए टीचर कैन वॉलेंटरली पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ड्राइव, उसके लिए इस ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना वॉलेंटरी है, मतलब उसकी मर्जी है पार्टिसिपेट करे या ना करे, कंपलसरी नहीं है 1 साल में, वॉलेंटरी है। कंपलसरी कब होगा, 5 साल के बाद, अभी वॉलेंटरी है, करना चाहे करे, ना करना चाहे मत करे। लेकिन आगे क्या लिखा है, वाहिल कैलकुलेटिंग द मिनिमम टेन्योर ऑफ ए टीचर एट 1 यूनिट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट द फॉलोइंग पीरियड शैल बी इंक्लूडेड। अब 1 साल जो है वो 1 साल कैसे काउंट होगी वो बात है। ठीक है, अब 1 साल में क्या क्या गिना जाएगा वो देखो, यहाँ पे बड़े अच्छे से डिफाइन किया है पॉलिसी को। क्या, ड्यूटी पीरियड स्पेंड इन यूनिट की, मतलब कि स्कूल में कितना टाइम जो उसने स्पेंड किया वो सारा टाइम गिना जाएगा। दूसरा, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग डेपुटेशंस प्रोवाइडिंग पोस्टिंग इन ए मेड इन द सेम यूनिट वेयर पोस्टेड बिफोर द प्रोसीडिंग ट्रेनिंग या डेपुटेशन। अगर कोई टीचर डेपुटेशन पे ट्रेनिंग पे गया हुआ है तो भी उस टाइम को उसी यूनिट के ऊपर काउंट किया जाएगा। मान लो कोई एग्जांपल देता हूँ, कोई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, एग्जांपल मैं अपने गांव का देता हूँ, फाजिलपुर, इस स्कूल का कोई टीचर था, उसने 8 महीने स्कूल में पढ़ाया, एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 महीने स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद वो जी 2 महीने या मान लो किसी ट्रेनिंग पे चला गया, एग्जाम्पल के लिए ट्रेनिंग पे गया, 2 महीने के बाद आ गया और फिर उसने यहाँ पे फिर पढ़ाया 2 महीने, 1 साल हो गई। अब 1 साल हो गए जी, मैं तो 2 महीने तो यहाँ पे था ही नहीं, तो भाई आपका जो ट्रेनिंग का टाइम है 2 महीने का, ये भी काउंट होगा कहाँ पे, उसी यूनिट पे जहां पे आप ट्रेनिंग पे जाने से पहले पोस्टेड थे, जिस स्कूल में पोस्टिंग थी उसी में काउंट होगी। अगर कोई बंदा मान लो डेपुटेशन पे चला गया, ठीक है, मान लो 6 महीने पढ़ाया और 6 महीने वो डेपुटेशन पे किसी और स्कूल में चला गया, तो उसके 12 महीने उस पुराने वाले स्कूल में काउंट होंगे। ये नहीं कह सकता मैं तो 6 ही महीने हुए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है डेपुटेशन, और अगर कोई ट्रेनिंग पे है तो उसका पुराना जो स्कूल जहां पे वो पोस्टिंग था जाने से पहले, वहीं पे काउंट होगा ये वाला टाइम भी। अगला है पीरियड ऑफ सस्पेंशन, अगर कोई सस्पेंड है टीचर, इफ द हेडक्वार्टर इज नॉट चेंज फॉर सस्पेंशन पीरियड एंड पोस्टेड इन ए, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है अगर किसी को सस्पेंड कर दिया गया लेकिन उसका सस्पेंशन होने के बाद उसका हेडक्वार्टर चेंज नहीं हुआ। अगर कोई मान लो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फाजिलपुर में पोस्टेड है और वहां पे उसको सस्पेंड कर दिया, मान लो डीसी आ गया उसने सस्पेंड कर दिया, और उसका हेडक्वार्टर नहीं चेंज किया, मतलब हेडक्वार्टर का मतलब कई बार क्या होता है सस्पेंड करके कह देते भाई इसका हेडक्वार्टर या तो डायरेक्ट हेडक्वार्टर में अटैच कर दो, या कहते इसका हेडक्वार्टर चेंज करके डी ऑफिस में लगा दो, या कह देते कहीं और, मतलब जब उसका हेडक्वार्टर अगर चेंज नहीं होता है तो वो सस्पेंशन मान लो चाहे वो कितने दिन भी सस्पेंड रहे, 6 महीने रहे, 7 महीने, 1 साल, कितना भी सस्पेंड रहे, तो वो बंदा वही टाइम, वो जो सस्पेंशन का टाइम है वो उसी यूनिट पे उसी स्कूल में काउंट किया जाएगा जिस स्कूल में वो सस्पेंशन होने से पहले पोस्टिंग था। ठीक है, वहीं पे काउंट होगा, हेडक्वार्टर चेंज हो जाता तो फिर काउंट नहीं होगा। अच्छा, अगला क्या है देखो, द पीरियड स्पेंड बाय द टीचर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या चाइल्ड केयर लीव विल नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब जिस टीचर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली
मान लो किसी ने 6 महीने की ईओएल ले ली, यानी विदाउट पे जिसको बोल देते हैं, तो वो 6 महीना काउंट नहीं होगा उसका। अगर किसी ने 4 साल नौकरी करी और 1 साल ले ली उसने, अभी तो ये मिनिमम टेन्योर की, मैक्सिमम वाले में बात कर रहा हूँ सीधी, तो चलो मिनिमम में आ जाओ। मान लो किसी ने 6 महीने नौकरी करी और 6 महीने उसने गलती से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली, अरे वो ज्वाइन कर ली उसने, और ज्वाइन करने के बाद पता चला ट्रांसफर ड्राइव आ गई, उसको ट्रांसफर करवाना है, वो चाहता है मैं पार्टिसिपेट करूं, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 6 महीने नौकरी करी है, 6 महीने तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे था, तो जो 6 महीने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे उसने टाइम निकाला वो काउंट नहीं होगा मिनिमम टेन्योर में। दूसरा, चाइल्ड केयर लीव का, जितने महीने चाइल्ड केयर लीव लोगे वो भी काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने मैटरनिटी लीव ली है, किसी फीमेल कर्मचारी ने मैटरनिटी लीव ली है, किसी मेल कर्मचारी ने पैटर्निटी लीव ली है, ठीक है जी, किसी ने ईएल ली है, वो सब काउंट होगी। ध्यान रखना, सिर्फ दो चीजें काउंट नहीं होगी इसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव। इसके अलावा कोई भी लीव हो, चाहे आपकी ईएल, सीएल, मैटरनिटी, पैटर्निटी या कुछ भी लगा लो, चाहे हाफ पे लीव ली हो, सब काउंट होगी आपकी इस पॉलिसी के अंदर, टाइम आपका गिना जाएगा वो। ठीक है जी, तो ये बात होगी इसकी। अब आ जाओ नॉन कोर पोस्ट जो ऊपर बात होती, तो नॉन कोर पोस्ट इंक्लूड इन द फॉलोइंग, कौन सी होती है पता है? ये देखो, पोस्ट ऑक्युपाइड बाय टीचर्स एट द डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि वो पोस्ट जो टीचर्स के द्वारा, कुछ टीचर्स की जो पोस्टिंग है अगर किसी की डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में या एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी की पोस्टिंग है, वहां पे किसी ने कोई पोस्ट ऑक्युपाई कर रखी है, तो वो होती है नॉन कोर पोस्ट। यानी कि वो पोस्ट, सीधी अगर नॉर्मल भाषा में देखे, वो पोस्ट जो बच्चों को पढ़ाने के काम नहीं आती, ठीक है। यानी कि जो स्कूल में काम कर रहे हैं वो कोर पोस्ट है, स्कूल के अलावा जहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं है, चाहे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, जैसे गुड़गांव का ये है SCERT, इस तरह की जो संस्था है जहां पे बच्चे पढ़ाए नहीं जाते, वो होती है नॉन कोर पोस्ट। ठीक है जी, तो ये है नॉन कोर पोस्ट। और क्या है? एंड द पोस्ट ऑक्युपाइड बाय द टीचर इन द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, किसी की ड्यूटी डीओ में हो, किसी की डीईओ में हो, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री वाले में, ठीक है। द डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट दीज पोस्ट शैल बी गवर्न्ड बाय द सेपरेट पॉलिसी, ये जो पोस्ट है इनके लिए सेपरेट पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। ठीक है जी, अब आ जाओ यहाँ पे, बी पॉइंट है, वो पोस्ट है SCERT में अगर किसी की ड्यूटी है गुड़गांव में, या डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग्स में, डाइट्स जिसको बोलते हैं हम, या फिर बाइट में हो किसी की ड्यूटी, ठीक है, या फिर आपकी ये GTTT जो है इसमें हो, ये जो तरह की जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ये भी आपकी इस पॉलिसी के तहत ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है जी, ये होती है नॉन कोर पोस्ट। लेकिन ध्यान देना, ये जो नॉन कोर पोस्ट है ना, इनके लिए मैंडेटरी नहीं इसमें आना, लेकिन अगर ये चाहे तो वहां से ट्रांसफर करवा के स्कूल में आ सकती है इस पॉलिसी के थ्रू, ये बात ध्यान रखना। जो बंदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे है, मान लो कोई बंदा SCERT गुड़गांव में है, अब ये चाहता जी घने दिन हो गए, अब मैं स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, तो ये बंदा चाहे तो इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करके स्कूल में आ सकता है। लेकिन अगर इसने 5 साल वहां पे हो चुकी, तो इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि इसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा। हाँ, ये इसमें चाहे तो कर सकता है, क्योंकि ऊपर बताया था नॉन कोर पोस्ट जो है वो इसमें आ सकता है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये बड़ा और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या? पोस्ट ऑक्युपाई बाय इन टीचर्स इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल्स एंड PM श्री स्कूल्स, द डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट दीज पोस्ट शैल बी गवर्न्ड बाय सेपरेट पॉलिसी। मतलब जिन टीचर्स ने गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या वो टीचर्स जो PM श्री स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो भी अलग पॉलिसी के तहत जो है कंसीडर किए जाएंगे, उनके लिए अलग पॉलिसी जो है गवर्न की जाएगी। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई जगह मॉडल स्कूल और PM श्री स्कूल हर ब्लॉक में बनाया गया है। ठीक है जी, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है ये प्रोसेस जो आइडेंटिफाई द वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसफर, मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू वैकेंट पोस्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये पोस्ट खाली है, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल का रूल नंबर 8 का क्लोज 63, इस रूल के तहत जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये बताया गया है। प्रिस्क्राइब टेन्योर का मतलब, अब आ जाओ, मिनिमम टेन्योर बता दिया था, अब आ गया प्रिस्क्राइब टेन्योर, यानी कि मैक्सिमम टाइम। द टेन्योर ऑफ 5 years कैलकुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनली या cumulatively,
यानी क्या तो कंटिन्यू हो या क्यूमुलेटिवली हो एट ए पर्टिकुलर यूनिट ऑन एनी कोर पोस्ट इन स्कूल, यानी कि किसी भी पोस्ट के ऊपर अपने स्कूल में, ठीक है। ध्यान देना इसमें दो चीजें हैं मैक्सिमम 5 साल वाली चीज में, कि आपने या तो 5 साल किसी स्कूल में पढ़ा दिया हो लगातार या कोमुलेटिवली, पहली चीज, या तो ये कंडीशन पूरी होती हो, या फिर टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स कैलकुलेटेड कंटिन्यूअसली या कोमुलेटिवली इन ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑन एनी कोर पोस्ट आफ्टर विच द टीचर्स हैज टू मैंडेटरीली पार्टिसिपेट इन ए ट्रांसफर ड्राइव। मतलब देखो, ये तो बात होगी यहाँ पे कि मैंडेटरी उसको पार्टिसिपेट करना है, किसको करना है, सुनो समझो इसको। या तो आपने मान लो एग्जांपल के लिए एक बंदा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फाजिलपुर, इसमें उसने 5 साल नौकरी वो कर ली, 5 साल कर ली, और इस ब्लॉक में नया था, ये ब्लॉक लगता है फरूखनगर एग्जाम्पल के लिए, फरूखनगर ब्लॉक। तो 5 साल हो गए इसने एक स्कूल में, तो इसको यहाँ से इस पॉलिसी में भाग लेना पड़ेगा और यहाँ से उठना पड़ेगा। अभी उठना नहीं उठना आगे बताऊंगा, भाग लेना पहली बात है भाग लेने की। अब कहाँ पे जा सकता है कहाँ पे नहीं वो आगे पता चलेगा, तो इसको इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा केस कैसा है, एक बंदा है जी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फाजिलपुर, इसमें इसने 4 साल नौकरी करी, फिर इसने ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले लिया, फिर ये आ गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरूखनगर, फिर इसने यहाँ पे कितनी, फिर इसने कर दी मान लो फिर 5 साल, फिर इसने ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले लिया, फिर आ गया दोबारा से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ताजनगर में आ गया, यहाँ पे इसने 5 साल कर दी, कितनी होगी 5 5 10 और 4 14, 14 साल होगी। फिर ये बंदा फिर पार्टिसिपेट करके फिर आ गया जी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खेड़ा खरूमपुर मान लो, इसमें इसने 1 साल नौकरी करी अभी, अब ये करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 5 5 10 4 14 और 1 15, 15 साल इसको इस ब्लॉक में पूरे हो गए। इस स्कूल में बेशक इसको 1 साल हुआ हो लेकिन ये ब्लॉक में 15 साल पूरे कर चुका, ऐसा केस है तो भी ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना कंपलसरी है, चाहे आपने स्कूल में कितने साल निकाले हों। लेकिन अगर सेम ब्लॉक में आपको 15 साल हो चुके हैं, चाहे कंटिन्यूअसली हो चाहे कोमुलेटिवली, यानी कि एक बंदा केवल और केवल एक ब्लॉक में 15 साल अगर कर लेता है नौकरी, तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब चाहे आप बीच में 4 साल किसी दूसरे ब्लॉक में चले जाओ और फिर दोबारा यहीं आ गए, तो भी आपको 15 साल में गिना जाएगा, यहाँ पे वो 4 साल तो नहीं गिने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 15 साल होंगे फिर आपको भाग लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गई भाग लेने की, भाग लेना है। अब कह रहे जी भाग ले लिया मान लो, फिर कहां जाएगा, आगे पढ़ो। ठीक है, आगे आगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर ऑफ टीचर इन यूनिट और इन द ब्लॉक एज द क्वालिफाइड डेट द फॉलोइंग शैल बी टेकन इनटू, बता दिया कि इसमें टाइम कौन कौन सा, वही है सेम टाइम, पहले जो यूनिट में टाइम स्पेंड किया वो, अगर कोई डेपुटेशन पे गया है तो भी वही काउंट किया जाएगा स्कूल का, जो पहले मिनिमम टेन्योर में था वही, सस्पेंशन है हेडक्वार्टर चेंज नहीं हुआ तो भी यहीं पे काउंट किया जाएगा उसी स्कूल में, ठीक है, और टेम्परेरी ट्रांसफर है तो भी किया जाएगा। और वही चीज इसमें है कि जिसने एक्स्ट्रा लीव ली हो या चाइल्ड केयर लीव ली हो, इन दो लीव का तो टाइम काउंट होगा नहीं, इसके अलावा कोई भी लीव हो, कोई भी, ये पूछने की जरूरत नहीं है जी मैं तो ईएल पे हूँ क्या होगा, नहीं, इन दो के अलावा जो भी लीव है सभी का टाइम काउंट होगा, इन दो का काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये है मैक्सिमम प्रेस्क्राइब टेन्योर जो बोलते हैं वो वाला। अब आगे देखेंगे क्या है और चीजें, आगे क्या है, द पीरियड स्पेंड बाय एम्प्लॉय ऑन ए नॉन कोर पोस्ट इन ए यूनिट और पर्टिकुलर ब्लॉक शैल नॉट बी काउंटेड एज ही स्टे इन ब्लॉक फॉर द पर्पज ऑफ पोस्टिंग स्कूल थ्रू जनरल ट्रांसफर ड्राइव। अभी क्या बताया मैंने, अभी मैंने बताया था कि नॉन कोर पोस्ट कौन सी है, अगर किसी कर्मचारी ने किसी टीचर ने नॉन कोर पोस्ट पे, मान लो वो 15 साल जो थी, मान लो 5 साल एक स्कूल में किया, 5 साल एक में, 4 साल एक में, या 2 साल मान लो एक में कर लिया, कितने हो गए 12 साल हो गए। लेकिन इस बंदे ने 3 साल कर लिया कहीं पे, मान लो कहाँ पे, जो आपका SCERT जो गुड़गांव वाला है उसमें कर ले 3 साल, ठीक है, और ये जो 12 साल निकाली ये इसने गुड़गांव ब्लॉक में निकाली, ध्यान देना मैं क्या एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, गुड़गांव ब्लॉक। अब ये 12 साल भी स्कूल गुड़गांव ब्लॉक की, अब ये SCRT है ये भी गुड़गांव ब्लॉक में आता है, तो एक ब्लॉक में 15 साल होगी, तो नहीं, ऐसे केस में 3 साल काउंट नहीं होगी क्योंकि 3 साल नॉन कोर पोस्ट की है, तो उसकी 12 साल ही होगी, तो 3 साल और किसी स्कूल में इसी गुड़गांव ब्लॉक में जॉब कर सकता है, समझ गए, ये चीज है।
या फिर मान लो 3 साल पहले इसने एससीईआरटी में कर लिया, फिर 5 साल, फिर 5 साल और 2 साल हुए थे, तो 15 साल नहीं होंगे। फिर ये 2 साल के बाद 3 साल और उसी स्किल में पूरी 5 साल कर पाए, क्योंकि 3 साल ये काउंट नहीं होने हैं। समझ गए? तो नॉन कोर पोस्ट का जो टाइम है वो काउंट नहीं होगा। अब आ जाओ आगे, प्रोटेक्टेड टीचर्स, यानी कि किन टीचर्स को इसमें प्रोटेक्शन दी है, किन को इसमें छूट दी गई है, वो सुनो अब। द टीचर ड्यू टू रिटायरमेंट ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन विद इन 12 month फ्रॉम द क्वालिफाइड डेट ऑफ ट्रांसफर ड्राइव ऑर्डर जनरेशन एज, मतलब कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेट ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट करने की दी जाएगी, मान लो अगर डेट दी जाती है ट्रांसफर, फरवरी में कह रहे हैं, मान लो फरवरी की 2 तारीख, 2 फरवरी को ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होंगे एग्जाम्पल के लिए। तो जिस बंदे की रिटायरमेंट इस 2 फरवरी के दिन अगर चेक करें कि अगर इसका ऑर्डर जनरेट 2 तारीख को होता है, तो अगले 12 महीने से कम टाइम इसके पास बचता है अगले स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो इसका ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि जिस डेट को ऑर्डर जनरेट हो रहा है उस डेट में 12 महीने अगर किसी के रिटायरमेंट के बचते हैं, पूरे 12 महीने, एक भी दिन अगर ज्यादा है तो नहीं होगा। अगर कंप्लीट 12 महीने अगर बचते हैं या उससे कम का टाइम अगर किसी का है, तो उसको इसमें छूट मिलेगी, चाहे उसका टाइम बेशक 5 साल पूरा हो गया, उसको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आगे आ जाओ। द टीचर अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर और अंडरगोइंग डायलिसिस और हैविंग अंडरगोन बाईपास हार्ट सर्जरी ड्यूरिंग लास्ट 2 years एंड हैविंग अंडरगोन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब वो टीचर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी भी था, जिन टीचर्स को कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा हो या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, ठीक है, या फिर किसी का बाईपास सर्जरी हुई हो लास्ट के 2 साल में, ये बाईपास सर्जरी के लिए है सिर्फ 2 साल का टाइम, कैंसर और डायलिसिस का कोई मतलब नहीं है 2 साल से। अगर किसी की पिछली 2 साल के अंदर किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, तो भी वो छूट का हकदार है, इस पॉलिसी में भाग नहीं लेगा। और किसी का अगर कोई भी ऑर्गन यानी कि शरीर का कोई भी अंग का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो भी इस पॉलिसी में भाग नहीं लेगा। ठीक है, अगर ऐसा केस है तो इन 4 चीजों वालों को छूट दी गई है भाई, उनको चाहे 5 साल हो गए चाहे 10 साल, वो वहीं पे रहेंगे। अगला पॉइंट है ये वाला, द टीचर हैविंग मोर देन 70% डिसेबिलिटी, यानी कि उन टीचर्स जिनको 70% जो दिव्यांग है, और ये जो एक्ट है RPWD 2016, इस एक्ट में वो बीमारी डिफाइन अगर, और 70% से ज्यादा वो हैंडीकैप है या दिव्यांग है, तो उसको पॉलिसी से छूट दी गई है। वो एक ही जगह पर चाहे 5 साल करे 10 साल करे, यानी कि उसके लिए वॉलेंट्री है, वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो करे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई दूर हो घर से या किसी को कहीं और जाना पड़ जाए, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है ना? इच्छा है तो करे, ना इच्छा तो मत करे, वहीं पे निकाल दे जितना टाइम निकालना है। और दूसरा है द टीचर्स हु इज ए विडो हैविंग यंगेस्ट चाइल्ड अप टू 10 years ऑफ एज, यानी कि वो टीचर जो विधवा है लेकिन साथ में है कि जो उसका सबसे छोटा बच्चा है, जब तक उसकी 10 साल एज नहीं हो जाती, जब तक वो एक स्कूल में रह सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है, टीचर्स के पति की डेथ, विडो हो गई कोई एग्जाम्पल के लिए, और विडो हुई उस टाइम पे उसका जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र थी 3 साल, तो वो टीचर उस स्कूल में जहां पे वो नौकरी कर रही है, चाहे उसको 5 साल हो गई हो, जिस टाइम पे डेथ हुई मान लो उस टाइम करेक्ट 5 साल हो गई, लेकिन डेथ होगी और बच्चा उसका 3 साल का है, तो वो आगे 7 साल और 7 साल तक वो इसी स्कूल में पढ़ा सकती है, यानी कि वो एक जगह कितनी हो जाएगी 12 साल। तो यानी कि जब तक उसके सबसे यंगेस्ट चाइल्ड की एज 10 साल नहीं हो जाती, जब तक वो उस स्कूल में रह सकती है। ये सब चीजें पोर्टल पे चढ़ेंगी कि भाई ये केस है, तो ये विडो के लिए है। ठीक है जी, इनको छूट है इस पॉलिसी से इन कंडीशंस के हिसाब से। क्वालिफाइड डेट बता दी, क्वालिफाइड डेट जो डिसाइड करेगी अथॉरिटी की इस डेट को कैलकुलेट किया जाएगा, 31 फरवरी ना सॉरी मार्च या 31 जनवरी, जो भी कैलकुलेट करने की डेट है वो होगी क्वालिफाइड डेट। उसी डेट का स्कोर बनेगा, उसी डेट का टाइम काउंट होगा, उसी डेट का सब कुछ होगा। रेशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट है एन एक्सरसाइज ऑफ कैलकुलेट एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट टीचर्स इन स्कूल बेस्ड ऑन द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑन कट ऑफ डेट, मतलब कि
हर स्कूल की बच्चों की स्ट्रेंथ के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल में कितने टीचर की आवश्यकता है, और वो स्ट्रेंथ एक डेट डिसाइड की जाएगी, कट ऑफ डेट, इस डेट तक बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है उसके हिसाब से रेशनलाइजेशन करके और फिर ट्रांसफर किया जाएगा। सरप्लस टीचर का है, ए टीचर ऑक्यूपाई ए पोस्ट डिक्लेयर्ड सरप्लस अपॉन रेशनलाइजेशन, सच टीचर विल बी हैव टू मैंडेटरी पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर ड्राइव। मतलब कि अगर किसी स्कूल में मान लो कैलकुलेट किया गया कि भाई कितने स्ट्रेंथ है, कितने टीचर होने चाहिए, मान लो बता दिया भाई स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पे 10 टीचर होने चाहिए, लेकिन वहां पे वर्किंग है 12, तो भाई 2 टीचर जो सरप्लस घोषित किए जाएंगे उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे उनको स्कूल में 1 साल हुआ हो, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल। वो ये नहीं कह सकते 5 साल नहीं हुए, अगर उनकी गिनती सरप्लस में आती है तो उनको पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का, सरप्लस जो आ गया फिर 1 साल 2 साल नहीं चलेगा। टीचर्स का मतलब बता दिया, अनलेस द कंसेंट रिक्वायर्ड अदरवाइज द इन इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, हेडमास्टर, एसएचएम, पीजीटी, टीजीटी, सीवी, हेडमास्टर, पीआरटी वर्किंग रेगुलर कैपेसिटी एज वेल एज गेस्ट टीचर फॉर द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी। बताया था टीचर्स का मतलब यही है। टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब है मींस एंड इंक्लूडिंग पोस्टिंग ऑफ द नॉमिनिकल्चर एंड मेन टेम्परेरी विद इन अ डिपार्टमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल ग्राउंड और इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इट इंक्लूड टेम्परेरी ट्रांसफर, डेपुटेशन, शिफ्टिंग, हेडक्वार्टर एक्सेट्रा। मतलब कि टेम्परेरी ट्रांसफर अगर किसी का लोग हित में कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे कर दिया, वो टेम्परेरी ट्रांसफर है। परमानेंट ट्रांसफर इस पॉलिसी में ही होगा। अगर किसी टीचर का आपके एसीएस के द्वारा आपका ट्रांसफर कर दिया टेम्परेरी, तो आपको अगली जो पॉलिसी आएगी उसमें भाग लेना है, आपका ट्रांसफर तभी परमानेंट होगा जब आप पॉलिसी में पार्टिसिपेट करके कहीं स्कूल में जाओगे। तो ये चीज इसमें बताई गई है। अगर मान लो कोई स्कूल बंद हो गया, तो सीधी सी बात है स्कूल बंद होगा तो दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, तो वो टेम्परेरी ट्रांसफर है। जैसे ही अगली पॉलिसी आएगी, खुलेगी, हर साल खुलेगी, तो उस पॉलिसी में ऐसे केस वालों को भाग लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ स्टेट कैडर टीचर अक्रॉस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीरियड स्पेंड इन टेम्परेरी ट्रांसफर shall also fall with the precure this definition। वही चीज बताई गई। ट्रांसफर बता दिया, ट्रांसफर का मतलब इस पॉलिसी के तहत एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जाना। ठीक है जी, और प्रिस्क्राइब टेन्योर को पूरा करने से पहले, वो है ट्रांसफर। यूनिट का मतलब है, यानी कि यूनिट क्या होगी, ए यूनिट रेफर टू ए स्कूल फॉर ए पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एंड मिनिमम टेन्योर रिक्वायर्ड टू ए ट्रांसफर फॉर ए ट्रांसफर दिस पॉलिसी। यानी कि यूनिट का मतलब है एक स्कूल, एक स्कूल को यूनिट माना गया है, तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उसी उसमें जा सकते हो आप। ठीक है, आगे क्या है, और जो ब्लॉक वाली बात थी, अगर किसी ब्लॉक में 15 साल पूरे हो जाते हैं, स्कूल अलग अलग हो गए सर, तो जैसे ही 15 पूरा होंगे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फिर बेशक शायद उसी बाद में उसी ब्लॉक में बेशक आ जाओ, बाकी वो अभी इसमें आगे पढ़ेंगे, जब पता चलेगा दोबारा आ सकते हैं वहां पे या नहीं आ सकते। ठीक है, अभी पता नहीं है, आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा। वैकेंट पोस्ट, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसके बाद डेफिनेशन के बाद ना फिर इसको अगली वीडियो में लेंगे, तीसरा पॉइंट कवर करके अगली वीडियो में करेंगे। अगला डेफिनेशन क्या है, वैकेंट पोस्ट फॉर ट्रांसफर, यानी कि खाली पोस्ट किसको माना जाएगा, वो पोस्ट खाली मानी जाएगी जो नॉर्मलाइजेशन में जो है इन कैटेगरी में। क्या, एक तो वो पोस्ट जहां पे एक्चुअल में ही खाली है, यानी कि कोई टीचर है ही नहीं जिस पोस्ट पे, वो तो खाली मानी जाएगी एक्चुअल वैकेंसी। दूसरा किसको खाली माना जाएगा, जिस बंदे को प्रिस्क्राइब टेन्योर, मतलब जिसको 5 साल हो गई या ब्लॉक में 15 साल हो गई, ठीक है, वो बंदा खाली पोस्ट की गिनती में आएगा। ठीक, बाय द वे ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर और बाय गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक ट्रांसफर शैल बी कॉल्ड डिम्ड वैकेंसी। इनको माना जाएगा क्या, डिम्ड वैकेंसी। एक्चुअल वैकेंसी बता दी, ये है डिम्ड वैकेंसी। ए पोस्ट ऑक्युपाइड बाय टीचर हु हैज कंप्लीटेड द मिनिमम टेन्योर एट द यूनिट एंड हैज एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन अ ट्रांसफर ड्राइव। यानी कि एक वो पोस्ट खाली मानी जाएगी जो टीचर 1 साल पूरा कर चुका किसी भी जगह, और वो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। अगर कोई बंदा 1 साल के बाद 5 साल होने से पहले या 15 साल होने से पहले वॉलेंटरी तरीके से पार्टिसिपेट करता है, तो उस पोस्ट को भी खाली माना जाएगा कि भाई ये बंदा इस पोस्ट को बदलना चाहता है, उसको माना जाएगा वॉलेंटरी वैकेंसी। ठीक है, आगे है, ए पोस्ट ऑक्युपाइड बाय ए टीचर ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या reinstatement after suspension or ये क्या, repatriation from deputation from another department after the proceeding online transfer drive shall be called as national वैकेंसी। मतलब वो पोस्ट
जिन पे नई अपॉइंटमेंट हुई हो। मान लो अभी टीजीटी लगे थे, अब टीजीटी लगने के बाद इनको इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, तो ये क्या है, ये नेशनल वैकेंसी है। अगर कोई प्रमोशन होता है, मान लो कोई जेबीटी से टीजीटी प्रमोट हो गया, तो स्कूल में उसको टेम्परेरी पोस्टिंग तो मिल जाएगी, लेकिन वो नेशनल वैकेंसी है, उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो खाली पोस्ट मानी जाएगी उसकी। कोई सस्पेंशन का केस है, ठीक है, डेपुटेशन कोई करके चला गया इस टाइप से, दूसरी जगह से आया है कोई डेपुटेशन पे, तो ये चीजें अगर है तो उसको भी खाली पोस्ट माना जाएगा और उनको कहा जाएगा नेशनल वैकेंसी। ठीक है जी, इस तरह के, तो यानी कि जो नए टीजीटी लगे थे अब या पीजीटी लगे हैं, उन सबको इस पॉलिसी में भाग लेना अनिवार्य है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टेशन आपको मिलेगा वो आपका परमानेंट स्टेशन होगा, जब आपकी काउंटिंग शुरू होगी 1 साल 2 साल 3 साल। or post in a government model Sanskrit school and PM Shri school that remain vacant after the calculation the deployment drive means the such school shall be called an unfilled post of GMS and PMS school। मतलब जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल है या पीएम श्री स्कूल है, अगर उनमें कोई पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, ड्राइव के बाद, तो उनको भी अनफिल पोस्ट के तहत ट्रीट किया जाएगा, उनको अनफिल पोस्ट ऑफ जीएमएस या पीएमएस स्कूल कहा जाएगा, तो ये पोस्ट भी खाली मानी जाएगी। डिप्लॉयमेंट ड्राइव के कैलकुलेशन होने के बाद जो वैकेंसी खाली बचेगी उसकी बात कर रहा हूं। एक लिखा क्या, नोट करके, फॉर एन इंडिविजुअल एलिजिबल टीचर वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसफर रेफर टू ए वैकेंसी which he she is entitled to choose during the transfer drive as his eligibility under this policy। अब आगे है चौथा पॉइंट, ये करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अब हो गई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी, तो 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। अभी 9 ही पेज हुए, इसमें 27 पेज है, क्योंकि बहुत डिटेल से समझाना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, स्क्रीन पे दिख जाएगी आपको, और मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ भाई, 22,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर्मचारियों का ग्रुप है केवल और केवल, उसमें कर्मचारी से रिलेटेड ही चीजें शेयर की जाती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय नागपुर, सुबह। और कोई सर्विस की वीडियो देखना तो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है।